वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, प्री ब्लॉक के, जो कि है लेक्चर नंबर 7। बढ़िया से आपको यह आज का लेक्चर भी देखना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है, हर एक बात को अच्छे से सुनना है। ओके, तो बात करें आज के इस लेक्चर में हम क्या बात है जो करने वाले हैं, किस तरीके से इस टॉपिक को समझने वाले हैं, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे, हर एक बात को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों बात करें अभी तक हमने क्या क्या बातें देख ली है। बच्चों अभी तक हम बात करें तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार हम देख चुके हैं, हेलोजन परिवार हमारा चल रहा है। ओके, जिसमें भी बहुत पार्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आइए बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो बच्चों बात करें आज के लेक्चर में हम हेलोजन परिवार देखेंगे, जिसमें अब हम बात करेंगे यहाँ पर HCl के बारे में कि HCl का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना है। फिर उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि बच्चों अंतर हेलोजन यौगिक क्या होते हैं, अंतर हेलोजन यौगिक क्या होते हैं, इन्हें हमें समझना है। ठीक है, ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, हेलोजनों के ऑक्सी अम्ल, हेलोजनों के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, ये हमें देखने हैं। ओके, और फिर इसके बाद हमें देखने हैं हेलोजनों के परीक्षण, हेलोजनों के परीक्षण कैसे करवाए जाते हैं, ये हमें देखने हैं। ओके, तो इसी के साथ ये कुछ पार्ट है जो हमें डिस्कस करने, और फिर इसी के अंदर हम अक्रिय गैसों को भी देखेंगे। ओके, तो ये है बच्चों आज के हमारे टॉपिक जो हमें अच्छे से क्लियर करने, हर एक बात को अच्छे से समझेंगे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, बेझिझक बेटा आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें बच्चों यहाँ पर हेलोजन परिवार के अंदर, तो हेलोजन परिवार के अंदर हमने ये देख लिया था कि इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास 4 महत्वपूर्ण तत्व है जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने ये देखा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अंदर क्या क्या इनके सामान्य गुणधर्म होते हैं, इनका रंग क्या होता है, ये किस रूप में पाए जाते हैं, इनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, किसकी ऑक्सीकारक सामर्थ्य ज्यादा होती है, किसकी अपचायक सामर्थ्य ज्यादा होती है, ये हमने देखा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या क्रम क्या होता है, विद्युत ऋणता का क्रम क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI में उनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होता है, अपचायक सामर्थ्य का क्रम क्या होता है, या उनकी अम्लीय सामर्थ्य देख ली जाए, या उनका क्वथनांक देख लिया जाए, क्वथनांक किस प्रकार से वेरी करता है, वो हमने देखा। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, आप इनको अच्छे से कवर करें। फिर हमने क्या देखा बेटा कि हेलोजनों के कुछ सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं कि किस प्रकार से इनकी रासायनिक क्रियाशीलताएं होती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है। वैसे तो हेलोजन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -1 प्रदर्शित करते हैं, और फ्लोरीन तो केवल -1 ही दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षकों का अभाव होता है, जिस वजह से ये अपना अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता। और अगर बात करें यहाँ पर बाकी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके पास रिक्त डी कक्षक होता है जिससे वो अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। तो फिर वो +1, +3, +5, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हमने देखा। फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फ्लोरीन तो फ्लोराइड बनाता है, OF2 और O2F2। ठीक है, और क्लोरीन अगर हम बात करें Cl2O बना लेता है, Cl2O, ClO2, ClO3 या Cl2O5, Cl2O7 प्रकार के यौगिक बना लेता है। ClO2 का कागज की लुगदी बनाने में या विरंजक कार्य में उसको यूज किया जाता है। फिर इसी प्रकार से ब्रोमीन भी कुछ ऑक्साइड बनाता है, आयोडीन भी कुछ ऑक्साइड बनाता है, जिसमें से I2O5 कार्बन मोनोऑक्साइड के मात्रात्मक विश्लेषण में उसका उपयोग किया जाता है या आकलन में उसको प्रयुक्त किया जाता है, वो हमने देखा। फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा कि क्लोरीन Cl2 गैस जो कि होती है उसका निर्माण कैसे होता है। Cl2 गैस का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में MnO2 की अभिक्रिया करवाते हैं किसी क्लोराइड लवण के साथ, तो वहां से Cl2 गैस प्राप्त कर सकते हो।
सिंपल से अभिक्रिया है। ओके, उसी प्रक्रम को अगर आप ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो वहां से आप ब्रोमीन गैस और आयोडीन Br2 और I2 भी प्राप्त कर सकते हैं, वो आपने देखा। फिर अगर आप वहां पर बात करें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण के साथ अगर HCl की अभिक्रिया करवाएं तो भी आप Cl2 प्राप्त कर सकते हैं, KMnO4 के साथ करवाएं तो भी आप Cl2 प्राप्त कर सकते हैं, PbO2 के साथ HCl का अभिक्रिया करवाएं तो भी आप Cl2 प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद बच्चों हमने देखा Cl2 के बारे में कुछ खास पॉइंट और उसके कुछ गुणधर्म वगैरह देखे। तो उनके बाद हमने ये देखा कि Cl2 किस प्रकार से यहाँ पर एक ऑक्सीकारक होता है, किस प्रकार से वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है वो हमने देखा। निम्नतम हेलोजनों को उनके लवण में से वो हटा देता है और खुद उनके स्थान पर जाके बैठ जाता है, वो ध्यान रखिएगा। अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया ध्यान रखिएगा। और जल में ये क्या करता है बेटा, HCl और नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, उसके लिए ये विरंजक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी रंगीन यौगिक को रंगहीन यौगिक में कन्वर्ट कर देगा। ब्लीचिंग एक्शन इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये स्थायी ब्लीचिंग करता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो हमने इसके अंदर देखे हैं, बढ़िया से उनको क्लियर किया है। ओके, तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। क्लोरीन के बारे में NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर अगला यौगिक जो कि है बेटा इसका क्या, HCl, हेलोजन एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, HCl। अब HCl का निर्माण कैसे होता है, HCl का निर्माण कैसे होएगा, तो HCl का निर्माण करवाने के लिए हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, बढ़िया से हम बना लेंगे। यहाँ पर जैसे कि देखो ध्यान से, अम्ल के साथ हैलाइड को गर्म करके कोई अम्ल ले लिया, जैसे कि H2SO4 ले लिया, इसके साथ मैंने हैलाइड लिया जिसमें क्लोरीन हो, क्योंकि मुझे HCl बनाना है, तो जैसे कि मैंने ले लिया NaCl ले लिया। ओके, लवण ले लिया। अब इसको गर्म करेंगे बेटा, तो यहां से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा, Na को रिप्लेस करेगा, तो Na तो HSO4 के साथ जुड़ जाएगा और वहां से H और Cl अलग हो जाएगा। तो ये वही बात है, प्रबल अम्ल ने दुर्बल अम्ल को हटा दिया। समझ में आ, जो पहलवान है उसी की चलेगी, इसने खुद का लवण बनाया, तू हट, निकल यहाँ से साइड में। ठीक है, ये 2H+ आयन निकाल सकता है, तो वापस से ये जो NaHSO4 है बेटा, यह जो NaHSO4 है ना, इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये NaCl के साथ वापस से रिएक्ट कर सकता है, तो Na2SO4 बन जाएगा, बचा हुआ हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है इस प्रकार से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोराइड ले लो, ठीक है, सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवा दी, यहाँ बन गया HCl आपके पास प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये HCl, ठीक है, जो कि गैस अवस्था में होता है, श्वेत धूम्र इसके प्राप्त होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपने HCl का निर्माण करवा लिया, बहुत आसान है। ठीक है, इस तरीके से आप HCl बना सकते हैं और बहुत सारी अभिक्रियाओं में बीच बीच में बनता रहता है। कई अभिक्रियाएं तो ऐसी होती है जिसमें सह उत्पाद के रूप में यह हमें प्राप्त होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यह भी बच्चों एक बहुत ही अच्छा प्रयोगशाला में यूज किया जाने वाला अभिकर्मक होता है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से इसके बारे में। यह रंगहीन अम्लीय स्वाद के साथ तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ठीक है, ये न तो जलती है और न ही जलाने में सहायता करती है। ठीक है, यह पूर्णतया शुष्क होने पर लिटमस पर कोई क्रिया नहीं करती है, लेकिन आर्द्रता की उपस्थिति में वे नीले लिटमस को लाल कर देती है। नीले को लाल, क्योंकि अम्ल है ना, अम्ल का काम क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना। ओके, समझ में आ। अब जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है, HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ। ठीक है, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा बेटा, HI होगा कि नहीं होगा, अम्लीयता का जो क्रम होगा सबसे प्रबल होगा यहाँ पर कौन सा, HI, क्योंकि इसमें बंध बड़ा है, H आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, देखो शुष्क जो आपका HCl होता है बेटा, यह क्या होता है, इसमें नमी होती है, इसमें मॉइस्चर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको शुष्क करना है, इसमें से जितना भी जो जल वगैरह है ना उसको निकालना है, तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए जरा उन सारी बातों को हम समझे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करें। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी है? अच्छा, ये आगे टॉपिक देखें, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, HCl को शुष्क करने के लिए CaO अथवा P4
O10 का उपयोग नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। बच्चों जरा देखो ध्यान से, यहां पर मैंने ये दो कंपाउंड ही क्यों लिखे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और P4O10 ये प्रबल निर्जली कारक होते हैं, तो इनको हम निर्जली कारक के तौर पर यूज कर सकते थे, लेकिन जो HCl है इनके साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है और H2 बना देता है, जबकि यहां पर भी ये P4O10 जो कि P2O5 का द्विलक है बेटा, यह भी इसके साथ क्रिया कर लेता है। ओके, और यहाँ पर क्या बना देता है बच्चों, यहाँ पर यह इसके साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर भी ये क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है, इच्छित अलग अलग उत्पाद यहाँ पर ये बना देता है। जैसे कि यहाँ पर PCl5 बना देगा और साथ में यहाँ बना देगा HPO3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जाए तो यह अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया कर लेगा तो आप जो शुष्क करने का काम कर रहे थे वो नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, इसे सांद्र H2SO4 के द्वारा शुद्ध मतलब शुष्क किया जाता है, शुष्क सांद्र H2SO4 के द्वारा शुष्क किया जाता है, उसके साथ ये नहीं क्रिया करता। ठीक है ना, उसके साथ इसकी नहीं बनती है। ठीक है, शुष्क किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये है बेटा आपका HCl। ठीक है, ओके। और HCl के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा बेटा, आपने ये तो पढ़ाई है अम्लराज एक्वा रेजिया। क्या होता है बेटा, कंसंट्रेट HCl प्लस कंसंट्रेट HNO3 3:1 में लिया जाता है। ठीक है, इसमें सोना और प्लेटिनम भी की धातुएं क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा है जिसमें बेटा जी यहाँ पर गोल्ड एवं प्लेटिनम भी विलय हो जाते हैं। ठीक है, ओके जी, हाँ जी। इनकी अभिक्रियाएं बेटा मैंने आपको पहले लिखवा रखी है। कहाँ लिखवा रखी है, जब HNO3 के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो वहां पे मैंने अम्लराज के बारे में भी बता रखा है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या यह पॉइंट क्लियर हुआ? अब बच्चों बात करेंगे हम यहाँ पर इनके ऑक्सी अम्लों के बारे में। तो जरा देखो ध्यान से, हेलोजन के ऑक्सी अम्ल। अब इस टॉपिक को देखें उससे पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो ध्यान से, ऑक्सी अम्लों को हमें समझना है, तो हमें बच्चा यहाँ पर बात करनी है सबसे पहले किसके अम्ल, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हर तरह के ऑक्सी अम्ल बनाता है। ठीक है, जैसे कि देखो इस चार्ट में क्लोरीन के चारों ऑक्सी अम्ल बनते हैं, तो एक बार क्यों ना मैं आपको उनको सिखा दूं ताकि आप उस टेबल को समझ अच्छे से सको। तो अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा अपना टॉपिक नहीं चलने वाला, छोटा सा टॉपिक है। मैंने क्या कहा था, बस आपको एक अम्ल याद रखना है, एक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। जरा देखो ध्यान से, क्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा HClO3, ये होता है आपका क्लोरिक अम्ल। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अस क्लोरस HClO2, क्लोरस अम्ल बन जाएगा। इसमें से यदि एक और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा, HOCl। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है बेटा हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, अगर इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है HClO4, पर यहां लगता है बेटा पर क्लोरिक अम्ल, क्योंकि यहां पे परोक्सी बंद नहीं होता इनमें। अब यह बात हो गई, इनका कोई द्विलक वगैरह नहीं बनाना है आपको। ठीक है, यही अम्ल बनते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, हाँ इनके ऑक्साइड जरूर बनते हैं, एनहाइड्राइड जिन्हें कहा जाता है। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसका डबल कर दूं HClO3 का और इसमें से जल निकाल दूं तो क्या बनेगा,
दोनों हाइड्रोजन चले गए, 2 क्लोरीन बच गए, 2 दूनी 2 तिया 6 में से एक ऑक्सीजन निकल गया C2H5 Cl2O5। ये तो ऑक्साइड बना, अम्ल तो बना ही नहीं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। इसका भी आपने डबल किया, ट्वाइस ऑफ HClO4 किया माइनस H2O किया, तो क्या बनेगा बेटा? Cl2O7 बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर HClO2, इसका डबल कर दो, इसमें से H2O निकाल दो, तो क्या बच जाएगा? Cl2O3 बन जाएगा। हाँ जी, यहां पर इसका डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ HOCl, इसमें से H2O निकाल दो, तो क्या बच जाएगा? Cl2O। तो जरा देखो ध्यान से, ये सारी बातें आपको समझनी है। इसकी संरचना अगर मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर लगा होता है। जबकि जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर Cl2O3 हुआ या कोई भी हुआ बेटा, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके, इधर क्लोरीन आता है, इधर भी क्लोरीन आता है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O ये बनाता है, ठीक है, ये ऐसे इसकी संरचना है। अगर हम बात करें Cl2O5 में बेटा एक ऑक्सीजन बीच में आता है, इधर डबल बॉन्ड O लगता है, डबल बॉन्ड O लगता है, ठीक है। Cl2O7 में जरा देखो, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक लोन पेयर है, यहाँ पर 3 बंद बना है, 2 लोन पेयर बचते हैं, यहाँ पे एक ही बंद बनाया इसने, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यह लोन पेयर भी ये ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये चलता है। तो आपको समझना क्या है यहाँ पर? अच्छा, इनकी संरचना मैं बता देता हूँ, जरा देखो ध्यान से। इसमें इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक OH होता है बेटा, OH, Cl कितने बचे बेटा? 3। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें एक OH समूह होता है, फिर Cl, बाकी 2, इसमें एक OH होता है, फिर Cl, फिर O, फिर ये है ही सही। मतलब क्लोरीन से एक तो OH जुड़ता है, बाकी 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये इसकी संरचना, ठीक है। sp3 संकरण कैसे? सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक OH होता है और एक लोन पेयर होता है, क्योंकि इसमें 2 तो डबल बॉन्ड है, एक OH है और एक लोन पेयर है, ठीक है। संकरण अभी भी क्या आता है? sp3 ही आता है बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, ठीक है। इसमें जरा देखो, इसमें क्या है? एक डबल बॉन्ड O होता है, एक OH होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, और ये HOCl एक रेखीय अणु होता है। इसमें कोई संकरण की बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है। क्लोरीन का कोई संकरण नहीं होता क्योंकि वो केंद्रीय परमाणु नहीं होता है। तो जरा देखो ध्यान से, क्या ये सारी छोटी छोटी बातें आप समझ पा रहे हैं? और जरा देखो ध्यान से, इसमें ऑक्सीकरण अंक बेटा क्लोरीन पर कितना आता है? +7, इसमें आता है बेटा +5। x मान के हल कर लो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक है, ओके। इजिली आप कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं HOCl का बताता हूँ, HClO4 का मैं आपको बताता हूँ। अब हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। सल्फर क्लोरीन का पता नहीं है, x मान लिया। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 बराबर 0 कर दो, तो x ये माइनस का 8, ये प्लस का 1, माइनस का 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 7, ठीक है। इस पर आवेश कितना आ जाएगा? 7+, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या यह बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपने क्या देखा? हमने ये देखा सर, यहाँ पे क्लोरिक अम्ल है, क्लोरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो पर क्लोरिक बनेगा, फिर यहाँ पर ये क्लोरस, फिर हाइपोक्लोरस। अगर यहाँ पर क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन होता तो ब्रोमिक, पर ब्रोमिक, ब्रोमस,
हाइपोब्रोमस ऐसे बोलते। आयोडीन होता तो आयोडिक, परायोडिक, आयोडस, हाइपोआयोडस। फ्लोरीन होता तो फ्लोरस, क्योंकि बाकी नहीं बनाता, और बहुत सौ में भी बहुत से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इस बात को हम समझे। तो जरा देखो, अगर हेलोजन होता तो क्या बोलते, अगर यहां पर नॉर्मल हेलोजन होता तो हेलोजन के लिए हेलिक, क्या बोलते इसको बेटा, हेलिक। पर हेलिक, हेलस, हाइपोहेलस। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, यही वहां लिखा हुआ है। एक है बेटा हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। समझ में आया? एक ध्यान रख लो, हेलिक, एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं पर हेलिक, एक ऑक्सीजन निकालते हैं हेलस, एक ऑक्सीजन और निकालते हैं हाइपोहेलस। हेलिक में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई थी, हेलिक वाले में ऑक्सीकरण अवस्था +5, तो हेलिक 5 वाला अम्ल, हेलिक 7 वाला अम्ल, हेलिक 3 वाला, हेलिक 1 वाला। क्या मेरी बात समझ में आई? फ्लोरीन एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है बेटा, HOF, HOF, HOF। ठीक है, यहां पर एक ही अम्ल बनाता है ये HOF, हाइपोफ्लोरस अम्ल, बाकी नहीं बनते। ठीक है, HOCl ये चारों के चारों बनाता है, देखो। ठीक है, ओके, यहां पर HOBr बनता है, ये सेकंड वाला नहीं बनता है, HOBr3 बनता है, HBrO4 बनता है। ठीक है, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप कैसे लिखते हो बेटा, HBrO3 भी लिख सकते हो, इसको HBrO4 भी लिख सकते हो। ठीक है, पर ब्रोमिक, ब्रोमिक, HOI, हाइपोआयोडस, HiO3 भी आप इसको लिख सकते हो, आयोडिक, HiO4 भी आप इसे लिख सकते हो, परायोडिक। ओके, कोई दिक्कत है नहीं है। इनकी संरचना समझने में आई? जैसी इसकी संरचना है वैसे ही बाकी की होगी बेटा। जहां क्लोरीन है वहां आयोडीन लगा देना, परायोडिक की बन जाएगी। जहां ब्रोमीन है वहां पर, जहां क्लोरीन है वहां ब्रोमीन लगा देना, आयोडिक, इसकी ब्रोमिक की बन जाएगी। ठीक है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बात आपको समझनी होगी, हर एक बात अच्छे से क्लियर करनी होगी। तो क्या यह ऑक्सी अम्ल वाला पार्ट पूरा समझ में आया क्या? बोलिए बच्चा, समझ में आया? अब जरा देखो ध्यान से, ये जो है Cl2O, Cl2O किससे जल निकालने से बना? इससे जल निकाला तो Cl2O बना। अगर इसमें वापस पानी डाल दो तो ये बन जाएगा। तो ये क्या है बेटा, एनहाइड्राइड। Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7 किसके एनहाइड्राइड है? क्रमशः इसके, 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 इसके। समझ में आया? आओ जरा बात करें। Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 एवं Cl2O7 क्रमशः HOCl, HClO2, HClO3 एवं HClO4 के एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है। अच्छा, अब दूसरी बात, अम्लीय सामर्थ्य, ऑक्सी अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य। ऑक्सी अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य। बच्चों, यदि आपको ऑक्सी अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य पूछ ली जाए तो कैसे बताएंगे आप? ऑक्सी अम्लों की जो अम्लीय सामर्थ्य होती है ना, उन पर जो आवेश है उसके समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके समानुपाती होती है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर HOCl, HO, HClO2, HClO3, HClO4, तो यहां पर +7, यहां +5, यहां पर बेटा जी +3, यहां पर +1। ठीक है, तो यहां पर जो अम्लीयता होती है, यह अम्लीयता का क्रम, यहां पर अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीयता सबसे ज्यादा आएगी इसके लिए। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, इजीली आप इनको समझ
सकते हैं। अगर यही बात मैं करूं बेटा H2SO4 और H2SO3 में, इस पर ऑक्सीकरण अंक +6 है, इस पे +4 है, तो ज्यादा अम्लीय ये हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? और अगर यही क्रम मैंने बात किया, अच्छा आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको नोट लगा के आगे लिख लेते हैं। हाँ जी, अम्लीयता का क्रम किसमें? फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में। जरा देखो, एक होता था H3PO2, एक होता था H3PO3, एक होता था बच्चों H3PO4। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर उल्टा होता है, इस पर आवेश +5 है, इस पर आवेश +3 है, इस पर आवेश +1 है, x मान के हल कर लेना, आ जाएगा। तो यहां पर क्रम ये होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, इसलिए अलग से नोट डाल के मैंने लिखवा दिया। ठीक है, स्टार परिवार, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में क्रम उल्टा होता है, फास्फोरिक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके एक और नाम है यहां पर, जरा देखो, इस अम्ल को तो क्या बोलते हैं अपन? फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन इसे क्या बोलते हैं? फास्फोरस अम्ल, इसे फोस्फेनिक अम्ल भी बोला जाता है, फोस्फेनिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, या हाइपो तो बोलते ही, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आया? हर एक बात पता होनी चाहिए आपको, छोटी छोटी, ठीक है। अच्छा, इस नोट में यार मैं यहां पर एक पॉइंट और मेंशन करवा देता हूं, अपचायक प्रवृत्ति, अपचायक प्रवृत्ति, ठीक है, इन्हीं की अपचायक प्रवृत्ति की बात की जाए बेटा तो H3PO2 इसकी अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा होती है H3PO3 की तुलना में, H3PO4 की तुलना में, इसी वजह से ये आंसर आता है बेटा ऊपर वाला। ठीक है, अपचायक प्रवृत्ति H+ मतलब H यहां से निकलता है ज्यादा, फिर वहां से, फिर वहां से। ठीक है, ओके, तो यह कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मुझे यहां पर किसके बारे में बताने थे? हेलोजनों के ऑक्सी अम्लों के बारे में बताने थे। ये दूसरा पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिया। क्या यह बात क्लियर हो गई सबको? समझ में आया सारा बात? अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सी अम्लों के बारे में बात हो गई क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों यहां पर अंतर हेलोजन यौगिक। अच्छा, अंतर हेलोजन यौगिक समझे, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मुझे समझाना है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं बेटा। एक होते हैं छद्म हेलोजन, छद्म हेलोजन, उम्मीद है आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, छद्म हेलोजन। ठीक है, इंग्लिश में से कहा जाता है शूडो हेलोजन एवं छद्म हेलाइड। बस इनकी डेफिनेशन लिखवानी है मुझे बस। ठीक है, शूडो हेलाइड, शूडो हेलाइड, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना बेटा, शूडो फोर्स। हाँ जी, क्या होता है बेटा? ठीक है, वे यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हो, जिसमें कम से कम एक परमाणु नाइट्रोजन हो, तो वो यौगिक कहलाता है बेटा आपका शूडो हेलोजन। ठीक है, वे यौगिक, ठीक है, वे यौगिक या फिर थोड़ा इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने अकार्बनिक यौगिक
जिसमें कम से कम एक तत्व नाइट्रोजन हो, छद्म हैलोजन कहलाते हैं। ओहो, आपने सोचा होगा हैलोजन हो, ठीक है, छद्म हैलोजन कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके गुण भी हैलोजन के समान ही होते हैं, ठीक है, छद्म हैलोजन कहलाते हैं। ये गुणों में हैलोजनों के समान होते हैं, हैलोजनों के समान होते हैं। जैसे कि बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर छद्म हैलोजन मैं आपको बताता हूं। छद्म हैलोजन कौन कौन से होंगे ये भी हम देखेंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, एक होती है साइनोजन, CN होल ट्वाइस, साइनोजन गैस, ठीक है, इसे कहा जाता है साइनोजन। दोनों CN आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक होता है SCN होल ट्वाइस, इसे कहा जाता है थायोसाइनोजन। ऐसे और भी होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे सल्फर की जगह सेलेनियम ले लूं तो इसे बोला जाता है सेलेनो साइनोजन, ठीक है, आदि ATC। ये क्या है बेटा, छद्म हैलोजन है। जरा देखो, कार्बन और एक नाइट्रोजन, दो या दो से ज्यादा ये तत्वों से मिलकर बना ऐसा यौगिक जिसमें एक परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है, तो वह अकार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, छद्म हैलोजन कहलाता है। इनके गुण हैलोजनों से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। SCN होल ट्वाइस ये थायोसाइनोजन, SCN होल ट्वाइस ये है सेलेनोसाइनोजन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर छद्म हैलाइड, छद्म हैलाइड, छद्म हैलाइड। अगर हम बात करें छद्म हैलाइड तो जरा देखो ध्यान से, आपने सुना होगा बेटा, नाम सब सुन रखे हैं आपने, CN माइनस, क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड, साइनाइड, ये एक छद्म हैलाइड कहलाता है। आपने SCN भी सुना होगा माइनस, थायोसाइनेट, इसे कहा जाता है बेटा थायो साइनेट, ये भी आपने सुना होगा। आपने OCN देखा होगा, इसे कहा जाता है साइनेट। आयन है सारे के सारे, ठीक है, आयन। अच्छा, आपने एक और सुना होगा N3 माइनस, क्या बोलते हैं इसको, अजाइड आयन। तो इनके गुण हैलोजनों से मैच करते हैं, इसलिए इन्हें छद्म हैलाइड कहा जाता है। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, निम्न में से कौन छद्म हैलाइड है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इन्हें भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये छद्म हैलाइड वाला पार्ट क्लियर हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों अब अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक अगला एक और छोटा टॉपिक। अंतर हैलोजन यौगिक, जब हैलोजन किसी अन्य हैलोजन परमाणु के साथ मिलकर यौगिक बनाता है तो उस यौगिक को ही क्या कहा जाता है, अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है। अंतर हैलोजन मतलब एक हैलोजन परमाणु आपस में मिलकर कुछ नया यौगिक बना ले, जैसे कि BrF5 IF7 आयोडीन और फ्लोरीन मिलकर बना रहा है, तो उन यौगिकों को आओ जरा इनकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है। जब एक ठीक है, इसको लिख सकते, जब एक हैलोजन परमाणु अन्य किसी हैलोजन परमाणु के साथ मिलकर द्विअंगी यौगिक
बनाते हैं तो इन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखो ध्यान से, अच्छा देखो ध्यान से, 4 प्रकार के AB, AB3, AB5, AB7। AB मतलब आगे वाला तो +1, पीछे तो -1। AB3 आगे वाला +3 में, पीछे वाला -1। AB5 में आगे वाला +5 में, पीछे -1 में। AB7 आगे वाला +7 में, पीछे वाला -1। तो बेटा जो A प्रकार के परमाणु होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं और B प्रकार के छोटे होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिखवा देता हूं, इनमें से A बड़े आकार का हैलोजन परमाणु एवं B एक छोटे आकार का हैलोजन परमाणु होता है, जैसे फ्लोरीन। ठीक है, आमतौर पर फ्लोरीन ही देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो ध्यान से AB प्रकार के, ये तो प्रकार है बेटा, AB, AB3, AB5 और AB7। तो AB7 में तो केवल IF7 बनता है क्योंकि बाकी में त्रिविम बाधा लग जाती है। तो जरा देखो ध्यान से, ClF, Cl प्लस F माइनस, BrF, Br प्लस F माइनस, ICl, I प्लस Cl माइनस, IF, I प्लस F माइनस। आगे वाला धनायन, पीछे वाला ऋणायन रहेगा। देखो ध्यान से, ClF3, BrF3, ICl3, IF3 सबकी संरचना एक जैसी होती, एक ही बता दूंगा, सबकी समझ में आ जाएगी। ClF3 इन सबकी संरचना एक जैसी होती बेटा। ClF5 हुआ, BrF5 हुआ, IF5 हुआ और ये IF7। ठीक है, सबकी इन सभी की संरचना समान। ठीक है, समान संरचना। ठीक है, ओके। तो आइए जरा इनकी संरचनाएं भी देख ले। जब इनको देख लिया तो अच्छा, कुछ और बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। क्या, अब जरा देखो ध्यान से, क्या दोनों हैलोजन अलग अलग है? हर एक यौगिक में एक, जैसे कि इसमें क्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, दूसरा फ्लोरीन है, एक आयोडीन है, दूसरा क्लोरीन है, अलग अलग हैलोजन है। और एक होता था F2Cl2 Br2 I2 जिसमें दोनों हैलोजन समान होते थे, वो भी द्विअंगी यौगिक है, ये भी द्विअंगी यौगिक है। ठीक है, मतलब उसमें दोनों के दोनों समान हैलोजन है, इसमें अलग अलग हैलोजन है। किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? इनकी, क्योंकि इसमें अलग अलग हैलोजन है। तो बेटा आयनिक लक्षण आ रहे कि नहीं आ रहे? प्लस माइनस दोनों समान रहेंगे तो कम आएंगे। ठीक है, जरा देखो, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना पृथक अवयवी हैलोजनों से की जा सकती है। ठीक है, सामान्यतया अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। F2 के अलावा, F2 ज्यादा क्रियाशील होती है, F2 से लेकिन कम क्रियाशील। ठीक है, F2 से लेकिन कम क्रियाशील। अब जरा देखो ध्यान से, इनकी संरचनाएं मैं आपको बता दूं। तो जरा देखो ध्यान से संरचनाएं। अब AB इनकी तो कोई संरचना है ही नहीं। अब बात करें बच्चों, यहां पर मैं बात करूं ClF3, BrF3, IF3, ICl3, समान संरचना रखते हैं। तो किसी एक को पकड़ ले क्या, इसमें से किसी एक को पकड़ ले क्या? जैसे कि मान लो मैंने ClF3 पकड़ लिया, केंद्रीय परमाणु कौन है? क्लोरीन है।
क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 7। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने बंध बना रखे? 3 फ्लोरीन। दो लोन पेयर, टोटल कितना हुआ? 5। 5 का मतलब संकरण sp3d, ऐसे, ठीक है। ओके, इसका काम क्लियर। अगला ClF5 हुआ, BrF5 हुआ और IF5, सेम स्ट्रक्चर। ओके, आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं। कोई भी एक अणु पकड़ लो, ClF5 पकड़ लो, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 5 तो इसके साथ जुड़ गया फ्लोरीन के साथ और एक लोन पेयर। जरा देखो ध्यान से भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 बंद बना लिए, एक जोड़ा बच गया ना, जोड़ा का मतलब एक लोन पेयर, 6 सिग्मा एक लोन पेयर। इसकी संरचना में क्या दिखेगा मेरे को? 6 सिग्मा एक लोन पेयर दिखाई देगा, मतलब टोटल 7 संकृत कक्षक चाहिए। 7 का मतलब है sp3d3 संकरण। संकरण समझ में आया? ओके, सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने, 5 सिग्मा। ओहो, जरा देखो ध्यान से, यहां पर 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, sp3d संकरण आ जाएगा कि sp3d2। 6 के लिए sp3d2 होता है। तो जरा देखो ध्यान से, sp3d2 में ज्यामिति कैसी रहती है? अष्टफलकीय रहती है, लेकिन यहां पर तो 5 ही बंद है, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये वर्ग बन गया, वर्ग के ऊपर एक पिरामिड बन गया। इधर क्या है? लोन पेयर। तो ऐसे बोलेंगे वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। क्लियर हुआ? ओके, हाँ जी, वर्गाकार पिरामिडीय, सबकी वर्गाकार पिरामिडीय बनेगी। अब बचा IF7। IF7 बेटा, इसमें 7 के 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने ले लिए। तो जरा देखो ध्यान से, क्या 7 के 7 सिग्मा बंद, 7 सिग्मा बंद, तो 7 संकृत कक्षक। 7 संकृत कक्षक का मतलब sp3d3 संकरण, जिसमें संकरण, इसमें आकृति कैसी बनती है पता है? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। यहां आयोडीन, फ्लोरीन, 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 सुपरमैन, सलमान का फैन, ठीक है, ऊपर और एक तल के नीचे, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। आकृति इसकी रहेगी। समझ में आया? संकरण का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोबारा बताता हूं, आयोडीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब जुड़ कितने फ्लोरीन रहे इससे? 7, मतलब हर एक फ्लोरीन एक एक बंद बना रहा होगा, क्योंकि फ्लोरीन तो एक ही बंद बनाता है भाई। अष्टक का प्रसार ये कर सकता है, फ्लोरीन नहीं कर सकता, तो एक बंद, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 फ्लोरीनों को, ताकि इससे साथ जुड़ सके। तो सिग्मा बंद कितने हुए? 7। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7। एक पंचभुज बन गया, एक ऊपर एक नीचे, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना इसकी प्राप्त हो जाती है। तो ये हुए अंतर हेलोजन यौगिक। समझ में आया? आमतौर पर अंतर हेलोजन यौगिक सामान्य हेलोजनों की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है, लेकिन F2 को छोड़ करके वो तो विस्फोटक अभिक्रिया देता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा हेलोजनों के परीक्षण। हेलोजनों के परीक्षण के बारे में बात करें तो छोटे छोटे परीक्षण इनके आओ जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन। तो जरा देखो ध्यान से, इसके लिए क्या जाता है बेटा, यहां पर, ठीक है ना, मतलब कांच के ऊपर लेखन, कांच पर लेखन, इचिंग ऑफ ग्लास, H2O बनाता है। यह SiF4 बचे हुए HF के साथ वापस से रिएक्ट करता है,
और बना डालता है H2SiF6 हेक्साफ्लोरोसिलिसिक अम्ल। सिलिसिक अम्ल। और यह ऐसा यौगिक बनता है जो कि कांच पर डिजाइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग रंग बिरंगी डिजाइन बनाई जाती है इसके। यही फ्लोराइड आयन का परीक्षण होता है, बाकी ऐसा नहीं करते। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो आपको इसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिलिका है, ठीक है ना, इन ग्लास, ग्लास में, ग्लास मतलब कांच में उपस्थित। ओके, बाकी तो सब सिंपल है बेटा, ये प्रोसेस इसके लिए किया जाता है। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर दूसरा टेस्ट ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है, AgNO3 के द्वारा, AgNO3 के द्वारा। मान लो किसी लवण में क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, उनकी अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवा दो, अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लो इस ब्यूरेट के अंदर मेरे क्लोराइड आयन है, मैंने AgNO3 डाल दिया, सफेद कलर आ जाएगा तो Cl है। इसके अंदर मैंने वापस से मान लो इसमें ब्रोमाइड आयन है, AgNO3 डाल दिया, हल्का पीला कलर आ जाएगा, ब्रोमाइड आयन हो जाएगा। इसमें वापस से डाल दिया मैंने आयोडाइड आयन है, मान लो इसमें AgNO3 डाल दिया तो आपके गहरा पीला आ जाएगा, मतलब इसमें आयोडाइड आयन है, ये कंफर्म हो गया। मान लो क्लोराइड आयन है तो इसमें AgNO3 डालेंगे तो यहां पर AgCl का अवक्षेप आएगा, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। तो यह परीक्षण है। ब्रोमाइड आयन है, पता लगाने के लिए इसमें मैंने AgNO3 डाल दिया तो यहां पर AgBr का अवक्षेप आएगा बेटा। ये आप प्रैक्टिकल करते हैं, हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला, ठीक है, ओके। और I- AgNO, जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये आता है ना आपके, ठीक है। AgNO3 डालते हैं तो यहां पर क्या बनता है, AgI, गहरा पीला कलर इनका आता है। तो इस तरीके से आप इसको परीक्षित कर सकते हैं। ओके, तो इनको ध्यान रखिएगा। बहुत सीधी सीधी बातें अच्छे से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अगला, ठीक है, अगला होता है इसी में परत परीक्षण। परत परीक्षण, लेयर टेस्ट। ये होता है Br- के लिए और I- के लिए, ठीक है। एक में भूरे रंग की वलय बनती है और एक में बैंगनी कलर की वलय बनती है। जरा देखो ध्यान से, होता क्या है बेटा, आपको क्या करना है, इसमें मैंने Cl2 गैस प्रोवाइड करवा दी, किसमें, कोई ब्रोमाइड लवण है उसमें मैंने क्या किया, ये ब्रोमाइड लवण है, इसमें Cl2 गैस प्रोवाइड करवा दी। तो देखो ध्यान से, याद करो, ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन को उसके लवण में से पृथक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो यहां पर क्लोराइड का तो लवण बन जाएगा और ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। इसको निकलने नहीं देंगे हम, बाहर से क्या मिला देंगे, CCl4 मिला देंगे। CCl4 जैसे मिलाते हैं ब्राउन लेयर बन जाती है। देखो ये नीचे, मान लो ये परख न लिए, इतने हिस्से में तो नीचे वाला लवण है, ऊपर हिस्से में आपका CCl4, ऊपर वाले हिस्से में CCl4, यहां से लेकर यहां तक CCl4, यहां से लेकर यहां तक आपका नीचे वाला लवण। तो दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होता है ना, जहां पे दोनों मिलते हैं, उस मिलाप पे एक वलय बनती है, ब्राउन रिंग, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक ब्राउन रिंग बन जाती है, ठीक है। और यह यहां पर आपको मिलेगी ब्राउन रिंग। इसके बनने से यह कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर आपका ब्रोमाइड आयन है इस लवण में, ठीक है, ओके। I- होने पर I2 निकलेगी, तो यहां पर बैंगनी वलय प्राप्त होती है, बैंगनी वलय प्राप्त होती है। ओके, क्लियर है। तो ये इनके परीक्षण हो गए, समझ में आया, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है,
ठीक, तो ये इनके टेस्ट हो गए बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, अक्रिय गैसों के बारे में। बहुत सिंपल सी बातें हैं, अक्रिय गैसें कब शुरू हो जाए कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा। तो बात करते हैं बच्चों अब अक्रिय गैसों के बारे में। तो अक्रिय गैसें वर्ग संख्या 18, शून्य समूह। हाँ जी, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसों को क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। ठीक है, नोबल गैसें भी कहा जाता है। ठीक है, ये पाई जाती है वर्ग संख्या ग्रुप नंबर 18 में या शून्य समूह में। सर और भी कुछ लिखना बाकी रह गया क्या, नहीं बेटा। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, इसमें आते हैं बेटा आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन और नया तत्व ऑग्नेसन, ओजी। ठीक है, परमाणु क्रमांक आपको पता ही होगा 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ठीक है, ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। तो जरा देखो ध्यान से, वैसे तो कहा जाता है अक्रिय गैसें किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके यौगिक पाए गए हैं, जिसमें से जिनोन सबसे प्रमुख है। उसी के यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं बेटा। क्रिप्टोन है, रेडोन है, इनके भी कुछ यौगिक हैं जो पाए गए, लेकिन उनकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, ओके, तो आइए जरा इसको समझते हैं। तो वर्ग 18 के तत्व हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और ऑग्नेसन। ये सभी गैसें बेटा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ठीक है, ये बहुत कम यौगिक बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहा जाता है। अष्टक पूरा होता है, कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन है, अष्टक है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक गुणधर्म, सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक होती है, क्योंकि दूसरे के साथ जुड़ने की इनकी कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि अष्टक जो पूरा है। यह रंगहीन होते हैं, ठीक है, स्वादहीन होते हैं, जल में अल्प विलय होते हैं, जल में अल्प विलय होते हैं। ठीक है, घुलते नहीं है, क्योंकि इन पर कोई आवेश वगैरह नहीं होता है ना, तो आकर्षण बल कौन सा लगे जिसकी वजह से घुल सके। ठीक, इस वजह से इनके गलनांक, क्वथनांक अत्यधिक न्यून होते हैं। गलनांक, क्वथनांक अत्यधिक न्यून होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, मान लो एक हीलियम गैस है और मान लो एक ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस में तो परमाणु फिर भी पास पास होते हैं, हीलियम गैस के परमाणु तो दूर दूर रहेंगे। हीलियम के गुब्बारे हवा में उड़ते हैं ना, हीलियम का भी गुब्बारा हो सकता है और हाइड्रोजन का भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन तो जलती है, गुब्बारा फूट जाएगा, जबकि हीलियम अज्वलनशील गैस होती है, इसका गुब्बारे में हवा भरो, हीलियम गैस भरो, ऊपर उठता जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यूज नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन तो जलती है। ठीक है, गुब्बारा वाला हाइड्रोजन गैस भर रहा है, उसके सारे गुब्बारे फूटे जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं सिलेंडर में कौन सी हवा भर दी यार। ठीक है, ओके, हाँ जी, क्योंकि इन तत्वों की अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया दुर्बल परिक्षेपण बलों के कारण होती है। बहुत ही दुर्बल परिक्षेपण बल, जिसे लंदन फोर्स भी कहा जाता है बेटा, परिक्षेपण बल या जिसे लंदन फोर्स जिसे कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ज्ञात पदार्थों में हीलियम का क्वथनांक निम्नतम होता है, इन सब में से हीलियम का क्वथनांक निम्नतम होता है 4.2 केल्विन। ठीक है, हीलियम में प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला साधारण पदार्थों जैसे रबड़ हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक में विसरित होने का असामान्य गुण पाया जाता है। हीलियम क्या होती है, इनमें विसरित हो सकती है, प्लास्टिक में चाहे कांच में या रबर में, इसमें ये विसरित हो सकती है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। ओके, कुछ बेसिक गुण है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर इनके सामान्य गुणों के बारे में। सामान्य गुणों के बारे में अब बात करते हैं यहाँ पर रासायनिक गुण। देखो सारी चीजें आप जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, जो पढ़ना है वो मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, सामान्यतया उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है। ठीक है, इनके निम्न कारण, उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कोश पूर्ण पूरित होता है, NH2NP6, इनका अष्टक पूरा है, तो क्रिया क्यों करेंगे। और हीलियम क्या बनाता है, 1s1 1s2। ठीक है ना, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2,
तो इसका अष्टक न होकर के इसका द्विष्टक कंप्लीट होता है, ड्यूप्लेट बनाता है ये। इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है अपने वर्ग में, ठीक है। अक्रिय गैसों के लिए, अक्रिय गैसों के लिए IE का मान, IE बोले तो आयनन एंथैल्पी, अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। के लिए IP का मान अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन लब्धि धनात्मक होती है, मतलब जितनी ज्यादा ऋणात्मक होनी चाहिए थी उतनी ज्यादा फायदा होता है। यहां इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है, ठीक है। अष्टक पूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है, जबकि निकलनी चाहिए तो ऋणात्मक होनी चाहिए थी, धनात्मक होती है। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो ये पॉइंट हो गए बेटा। अब आगे देखो, अब चलो देखो बात करते हैं यार, यहां पर एक ही यौगिक है जो कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है हीलियम, जिसका नाम है ज़ीनोन। सुनो, एक वैज्ञानिक है बेटा, उन्होंने क्या सोचा वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये जो बातें ना सब देखने वाली बातें, समझने वाली बातें मेरे पास है। बस एक वैज्ञानिक है, कहा गया, नील बर्टलेट। बस इस वैज्ञानिक के बारे में मेरे को बताना है। एक वैज्ञानिक थे नील बर्टलेट साहब, वो क्या कर रहे थे, किसी यौगिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। अब उस टाइम पर अक्रिय गैसों की खोज, अक्रिय गैसों की भी चर्चा चल रही थी यार कि ये यौगिक बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो इन्होंने क्या किया, O2 और प्लेटिनम PTF6 से मिलाकर के एक यौगिक बनाया। कौन सा यौगिक, O2 प्लस PTF6, एक लाल रंग का यौगिक बनाया, लाल यौगिक इन्होंने बनाया। ठीक है, अब इस यौगिक ने इनकी क्या मदद करी, मदद ये करी कि जो ऑक्सीजन है बेटा, O2 है, O2 के लिए जो आयनन ऊर्जा होती है, प्रथम आयनन ऊर्जा, वो ज़ीनोन के लगभग बराबर होती है। ऐसा इन्होंने प्रैक्टिकली देखा। अरे भाई, जब ये कंपाउंड बना रहा है तो ये कंपाउंड काहे नहीं बना सकता, तो यह प्रैक्टिकल इन्होंने दोबारा दोहराया और ज़ीनोन का कंपाउंड बना दिया सेम। जरा देखो ध्यान से, इनकी खोज के समय से ही इनकी सक्रियता बार बार परखी जाती रही, परंतु इनके यौगिक बनाने के सभी प्रयास काफी समय तक असफल रहे। मार्च 1962 में नील बर्टलेट, जो कि उस समय ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में थे, एक उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता प्रक्षित की। उन्होंने पहले एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया जिसे O2 प्लस PTF6 माइनस सूत्र से दर्शाया जा सकता है। उन्होंने पाया कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1175 किलो जूल मोल इनवर्स है। ज़ीनोन 1170 के लगभग बराबर है। कि अगर मैं बात करूं O2 की प्रथम आयनन एंथैल्पी और ज़ीनोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी दोनों बराबर है, जबकि इसकी ज्यादा है, ये कंपाउंड बना रहा है तो ये कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता। उन्होंने ये प्रैक्टिकल दोबारा दोहराया और ज़ीनोन के साथ इसी प्रकार का यौगिक बनाया और ज़ीनोन लिया, PTF6 लिया और यहां पर ज़ीनोन प्लस PTF6 माइनस के विरचन में सफलता प्राप्त की, जो भी एक लाल रंग का यौगिक था। समझ में आया थ्योरी? तो यहीं से ज़ीनोन के यौगिकों के निर्माण की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे और यौगिक बनते गए। ज़ीनोन के फ्लोराइड, ज़ीनोन के ऑक्साइड, ज्यादातर तो ये देखे जाते हैं। ओके, फिर कुछ यहाँ पर संकुल यौगिक भी बनाता है ये, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। आइए जरा बात करें। ये सारी चर्चा क्लियर हो गई बेटा। अब ये तो ज़ीनोन के बारे में,
ये तो जिनोन के बारे में हमने देखा, जिनोन के बारे में देखा। अब बात करते हैं यहां पर क्रिप्टॉन के बारे में। क्रिप्टॉन KR, क्रिप्टॉन के बहुत कम यौगिक ज्ञात है, जिसमें से KrF2 ये बस एक, ठीक है। क्रिप्टॉन केवल डाइफ्लोराइड KrF2 का ही विस्तृत अध्ययन किया गया है। रेडोन के यौगिक बने, लेकिन उनको सेपरेट नहीं कर सके, उनका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। रेडोन के यौगिकों का पृथक्करण नहीं हो पाया, परंतु इनकी पहचान रेडियो अनुज्ञापक, रेडियो ट्रेसर, ट्रेसिंग कर ली गई इसके द्वारा। लेकिन आर्गन का कोई कंपाउंड नहीं है, नियोन का कोई कंपाउंड नहीं है, जिनोन का कोई भी वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है। हीलियम कोई कंपाउंड नहीं बना था। स्टार्टिंग के 3 हीलियम, नियोन, आर्गन के कोई कंपाउंड ज्ञात नहीं है, ठीक है। जिनोन बनाता है, क्रिप्टोन के भी ये कंपाउंड है जो देखा गया है, ठीक है। और रेडोन का भी कोई कंपाउंड, लेकिन उसको आइसोलेट नहीं किया गया है। अब जिनोन के ही कंपाउंड है, तो जिनोन डाइफ्लोराइड बनाता है बेटा, टेट्राफ्लोराइड बनाता है, हेक्साफ्लोराइड बनाता है, डाई बनाता है, टेट्रा बनाता है और हेक्सा हेलाइड बनाता है, हेक्साफ्लोराइड बनाता है। आओ जरा देखें जिनोन फ्लोराइड यौगिक। सिंपल समझना है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं जिनोन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवाता हूं, जिनोन को अगर यहां पर आधिक्य मिल जाए तो यह बना लेता है बेटा XgF2, ठीक है, XgF2। इन सब की संरचनाएं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। XgF2 बना लेता है, XgF2 ये बना लेता है, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है 673 और 1 बार, और अगर इसका अनुपात फिक्स कर दिया 1:5, 1:5, ठीक है। तो मैं लेता हूं तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड, ये जिनोन डाइफ्लोराइड है, जिनोन डाइफ्लोराइड है, ठीक है। ओके जी, इस चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो इनको आप इजीली याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर 1:20 में लिया जाता है तो यहां पर बनता है आपके पास XgF6। जिनोन आधिक्य में लोगे XgF2 बन जाएगा, 1:5 में लोगे जिनोन टेट्रा बन जाएगा, 1:20 में लोगे जिनोन हेक्सा बन जाएगा, ठीक है। और इसको और तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। आइए जरा यहां पर देखें O2F2 की मदद से। हाँ जी, ये एक F और बढ़ा दो इसमें, तो यहाँ पे F6 हो जाएगा, ठीक। XgF6 को XgF4 और O2F2 की क्रिया से भी बनाया जा सकता है, XgF4 XgF6 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो इसका नाम लिख लो, ये है बेटा आपका जिनोन टेट्रा फ्लोराइड, ये है जिनोन हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। ओके, XgF4 XgF6 ये बन जाते हैं छोटे छोटे यौगिक है, बहुत ही छोटे छोटे यौगिक। ओके, और यहां पर XgF4 जब O2F2 के साथ क्रिया करता है बेटा, यहां से F2 इधर डाल दो, उस O2 को निकाल दो, इससे भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल अभिक्रियाएं हैं। अब जरा देखो योगात्मक यौगिकों का निर्माण, ये योगात्मक यौगिक भी बनाते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने क्या लिया, XgF2 ले लिया, ठीक है। इस XgF2 की अभिक्रिया मैंने करवा दी, जैसे कि देखो मैंने PF5 के साथ करवा दी, PF5 के साथ करवा दी, SbF5 के साथ करवा दी, IF5 के साथ करवा दी, सब में एक जैसे यौगिक बनते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर बनता है बेटा XgF धनायन, PF6 ऋणायन, ऐसा योगात्मक उत्पाद बनता है। यहां बनता है XgF धनायन, यहां बनता है SbF6 ऋणायन, यहां बनता है बेटा XgF धनायन, और यहां पर बनता है ये आपके पास IF6 ऋणायन, ठीक है। ये योगात्मक उत्पाद बन जाते हैं, ठीक है, ये जब इसके इन सब के साथ क्रिया करती है तो। और एक अभिक्रिया मैं आपको अलग से बता देना चाहता हूं, अगर XgF6 CaSF के साथ क्रिया करता है तो यह बनाता है बेटा CS प्लस XgF7 माइनस।
तो यह अलग अलग प्रकार के संकुल यौगिक मतलब योगात्मक यौगिक बनाता है। यह बात भी हमने देख ली। बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। बहुत सरल सरल बातें हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे पहलू है ये। अब आगे देखो बच्चों, यहां पर इनके उपयोग। हाँ जी, उपयोग पर बात करें, अक्रिय गैसों के उपयोग। अक्रिय गैसों के क्या उपयोग होते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अक्रिय गैसों ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, जिनोन की संरचना वाले यौगिक पूछ लेंगे और या ये पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर, जो हीलियम होती है वो अज्वलनशील है, जलती नहीं है, हल्की गैस है, इसलिए इसे मेट्रोलॉजिकल प्रक्षेपण के लिए गुब्बारों में भरते हैं। ठीक है, जो भी हमारे अंतरिक्ष के अनुसंधान होते हैं बेटा, उसमें गुब्बारों में जो हवा भरी जाती है वो कौन सी होती है, हीलियम होती है। ठीक है, हीलियम गैस मतलब हीलियम गैस शीतलक के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ठंडी होती है, हल्की है। द्रव हीलियम शीतल कारक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। हीलियम का उपयोग शक्तिशाली अति चालक चुंबक बनाने के लिए, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। नियोन का उपयोग विसर्जन नलिका में, डिस्चार्ज ट्यूब में किया जाता है। ऑर्गन का उपयोग धातु कर्म में अक्रिय वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। ट्यूबलाइट में जो गैस भरी होती है बेटा, वो भी कौन सी होती है, आर्गन ही होती है। क्या ये सारी बातें समझ में आई, हर एक बात क्लियर हुई, सब स्पष्ट है, छोटी छोटी बातें बेटा। ओके, हाँ जी, तो ये इसी के साथ क्लियर होता है। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ आपको, Xzf2 की संरचना बता देता हूँ, Xzf4 की संरचना बता देता हूँ, Xzf6 की संरचना बता देता हूँ। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो चुका है। हाँ, फिर अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम, जितने भी जो अलग अलग यौगिक है ना, उनकी संरचनाएं हमें देखनी है बेटा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा बढ़िया से, ताकि आप उन चीजों को अच्छे से क्लियर कर सके। हाँ जी, Xzf2, Xzf4, Xzf6। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, जो आपके कंपटीशन लेवल पर आपकी बहुत मदद करेंगे। हाँ, Xzf4 की संरचना के बारे में बात की जाए बेटा, तो जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। इसका तो अष्टक ही पूरा है। 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, कितने बच गए, 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो यहां पर इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 इसके पास लोन पेयर है। तो संकृत कक्षक कितने चाहिए, 5। संकृत कक्षक 5 होते हैं, तो बेटा संकरण क्या होता है, sp3d संकरण। और इसकी संरचना कैसी बन रही है, रेखीय। Xzf4, जिनोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कितने, 4। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में चले गए, कितने बचे, 4। 4 का मतलब 2 जोड़े, तो 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, कितने हो गए, 6। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल 6। संकृत कक्षक 6 होता है, तो संकरण क्या होता है, sp3d2 होता है। इसमें अष्टफल की ज्यामिति बनती है, लेकिन यहाँ तो अपने पास उतने परमाणु है ही नहीं, केवल 4 परमाणु है, 1 2 3 4। 2 लोन पेयर है, एक ऊपर आ जाता है और एक नीचे आ जाता है। ये आ जाता है आपके वर्गाकार समतलीय। संरचना, ठीक है। Xzf6 हेक्सा फ्लोराइड, जरा देखो ध्यान से, जिनोन कितने सिग्मा बंद बनेंगे बेटा, 6 तो सिग्मा बंद, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिनोन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 6 + 1 लोन पेयर, तो टोटल 7। 7 में आएगी संरचना sp3d3 संकरण के अकॉर्डिंग। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें होता तो बेटा कैसा है, यहाँ पर अष्टफल की आकृति होती है, ठीक है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, लेकिन यहां पर एक लोन पेयर आ जाता है। इसे बोलते हैं बेटा विकृत अष्टफल की, विकृत अष्टफल की। ठीक है, कैप्डोक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से यहां पर इसकी अलग अलग संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ओके।
ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये सारी बातें मैंने आपको बताई, अच्छे से क्लियर की। हर एक बात उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आई होगी, हर एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके जी, तो इसी के साथ बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, सारे पार्ट समझ में आ गए बच्चा, हर एक बात क्लियर हो गई है, हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी थ्योरी हमने कवर कर ली है। ओके, तो चलिए अब लगाते हैं बच्चों क्विज। ओके, बढ़िया से क्विज लगाएंगे, सारी बातों को समझेंगे, हर एक बात को क्लियर करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं 1 मिनट रिवीजन की। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा बच्चों? आज के लेक्चर में हमने देखा यहाँ पर हेलोजनों के बारे में और फिर अक्रिय गैसों के बारे में, बढ़िया सारी बातें क्लियर की। तो चलिए क्विज लगाते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। KCl के साथ, KF के साथ, KBr का साथ विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा? ठीक है, Cl2Br2 उत्पन्न होगी, Cl2 उत्पन्न होगी, F2 उत्पन्न होगी या कोई उत्पन्न नहीं होगी? सोचो, बोलो बच्चों, क्या होगा यहाँ पर? I2 को KCl, KF तथा KBr के साथ विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? Cl2 एवं Br2 उत्पन्न होती है क्या? Cl2 उत्पन्न होती है क्या? F2 उत्पन्न होती है क्या या कोई नहीं? देखो जरा, हाँ जी बताइए, आप सारी बातों को अच्छे से क्लियर करते जाइए, हर एक बात को अच्छे से समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आइए बात करें जिनोन का प्रथम संश्लेषित यौगिक है बेटा XZPTF6। ठीक है, अभी भी हमने बनाया था, नील बर्टलेट ने बनाया था जिनोन। अगर हम बात करें जिनोन वाला तो हो गया, बात करें I2 को KCl, KF, KBr के साथ प्रवाहित करवाया तो जरा देखो ध्यान से, क्या I2 KCl के साथ क्रिया करेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या I2 KBr के साथ क्रिया करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। और KF के साथ क्रिया करेगा? ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन को उसके लवण में से प्रवाहित कर देता है। हेलोजन नीचे वाला है, लवण में जो हेलोजन है वो ऊपर वाला है, तो क्या कोई अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। समझ में आया? तो कोई गैस नहीं प्राप्त होगी। ठीक, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में बच्चों हमने सीखा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर हेलोजन फैमिली को समझे और फिर किस प्रकार से हमने अक्रिय गैसों को समझा। ओके, तो ये दोनों बातें हमने क्लियर की। अगले लेक्चर में क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं पढ़ेंगे। संरचनाएं, ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों की कुछ इंपॉर्टेंट संरचनाएं हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, उनसे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, संरचनाओं पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से संरचनाएं पढ़ेंगे, हर एक बात को अच्छे से समझेंगे। ओके, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।